नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKDIT स्टडीज़ पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों आपको पता है, हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट नंबर 20 है उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और जानते हैं कुछ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, निवेदन रहेगा आपसे कि प्लीज़ साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी श्रृंखला का सेशन है जो पहुंच सकें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या घटता है यदि ट्रांसफॉर्मर की कोर पटलित की जाती है। साथियों, ट्रांसफॉर्मर की कोर को लेमिनेटेड करने का हमारा क्या उद्देश्य है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका शेतीलीय अंश, ऑप्शन बी है भौरधारा अंश, ऑप्शन सी है ऊष्माहास और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। अब बताइए इनमें से कौन सी हानि है जो ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड करने पे कम होती है। बताइए साथियों, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो साथियों आज के सेशन में है जो आपके अधिकतर क्वेश्चन है जो आपके ट्रांसफॉर्मर से रहने वाले हैं और साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है। आज के सेशन के आपके क्वेश्चंस है जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस है जो आपके प्रीवियस टेक्नीशियंस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आप साथियों इस क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। सारे इजी क्वेश्चन है लेकिन सारे हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो साथियों इन क्वेश्चनों का आंसर है जो सारे लगभग आपको आते होंगे, तो जल्दी है जो इनके आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएं ताकि हमारे समय की बचत हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड करके जो आपकी एडी धारा हानि होती है ना, जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं, उसको कम करते हैं। ध्यान रखना साथियों, लेमिनेटेड किस लिए करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अब शेतीलीय हानि दे रखा है, ध्यान रखना साथियों, शेतीलीय हानि है जो हिस्टैरिसीस हानि होती है ना आपके, उसे यहाँ शेतीलीय हानि कहा जाता है। ध्यान रखना। और इसको कम करने के लिए हम पदार्थ में सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है पदार्थ में, और भंवर धारा हानि यानी एडी धारा हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। ध्यान रखना साथियों। ऊष्माहास है जो आपका वाइंडिंग में होता है साथियों, ध्यान रखना। आपका वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण आपकी जो हीट उत्पन्न होती है उसे ही हम ऊष्माहास के रूप में जानते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में कॉपर हानि है जो कहाँ होती है। यह आपको पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर के कौन से घटक में है जो कॉपर हानि होती है। ऑप्शन ए है कोर, ऑप्शन बी है वाइंडिंग, ऑप्शन सी है मुख्य अंग, ऑप्शन डी है बुशिंग। अब बताइए साथियों कौन से कंपोनेंट में जो आपकी कॉपर हानि होती है। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी वाइंडिंग में जो आपकी कॉपर हानि देखने को मिलती है, क्योंकि आपकी वाइंडिंग किससे बनी होती है? जो आपका इनेमल्ड कॉपर वायर होता है ना, उससे आपकी वाइंडिंग बनी होती है। ध्यान रखना साथियों। सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर है, इसका प्रयोग है जो हम वाइंडिंग बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसी कारण है जो आपकी कॉपर आंश है वो हमें वाइंडिंग में देखने को मिलता है। ध्यान रखना साथियों। कोर में जो आपका आयरन लॉस होता है, ध्यान रखना। आयरन लॉस कहाँ होता है? आपकी ट्रांसफॉर्मर कोर में होता है, और आपका कॉपर लॉस है जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में होता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हांस है जो नगण्य होता है। बताइए साथियों शून्य लोड अवस्था में ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानि है जो बिल्कुल है, जो हम नेग्लिजिबल मानते हैं यानी नगण्य होती है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका शेतीलीय अंश यानी हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन बी है एडी धारा हानि, ऑप्शन सी है कॉपर लॉस, ऑप्शन डी है सभी लॉस में समान परिणाम होता है, परिमाण होता है। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज के सारे क्वेश्चन है जो आपके
अधिकतर है जो ट्रांसफार्मर चैप्टर से हैं और सारे एकदम इजी क्वेश्चन है। तो जल्द से जल्द है जो इनका आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएं ताकि हमारे समय की बचत हो सके। और ये सारे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस टेक्नीशियंस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों इजी क्वेश्चन है, इसको आप इसलिए हल्के में मत ले लेना क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी शून्य लोड अवस्था में जो आपका कॉपर लॉस है वो आपका नगण्य माना जाता है। ध्यान रखना साथियों। शेतीले और भंवरदार हानि ये आपके दोनों ही है। जो आपके आयरन लॉस है जो कि हम नगण्य नहीं मान सकते, लेकिन जो आपका अगर ट्रांसफार्मर पर लोड नहीं है तो हम कॉपर लॉस को है जो नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि कॉपर लॉस है जो आपका लोड पे डिपेंड होता है। ध्यान रखना साथियों। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में किस दशा में अधिकतम दक्षता होगी। बताइए साथियों इनमें से कौन सी शर्त पूरी होगी तभी आपकी ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो मैक्सिमम होगी। ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है शेतीले आंश बराबर भंवरदार आंश, ऑप्शन बी है कोर आंश बराबर शेतीले आंश, ऑप्शन सी है ताम्र आंश बराबर लौह आंश, ऑप्शन डी है कुल आंश बराबर 2/3 इंटू कॉपर लॉस। अब बताइए साथियों किस कंडीशन में जो आपकी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम रहेगी। साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी आपके कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर होंगे ना तभी आपके ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो अधिकतम होगी। साथियों इसको हम कॉपर लॉस को ताम्र लॉस को क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। साथियों ताम्र लॉस को हम कह सकते हैं ये अस्थिर हानियाँ होती है। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि ये लोड पे डिपेंड करती है तो ये बदलती रहती है। और जो आपकी आयरन हानि है वो आपकी स्थिर हानि है। तो कह सकते हैं अस्थिर हानियाँ स्थिर हानियों को बराबर होनी चाहिए, या अस्थिर हानियों को हम क्या कह सकते हैं, परिवर्ती हानियाँ कह सकते हैं साथियों। तो ध्यान रखना इनमें से कौन सा भी फैक्ट दे के आपको पूछा जा सकता है। परिवर्ती हानियाँ बराबर ये जो आपकी अपरिवर्ती हानियाँ रहेगी आयरन लॉस, क्योंकि ये आपकी परिवर्तित नहीं रहती, नियत रहती है। जो कि कॉपर लॉस है जो आपके परिवर्तित होते रहते हैं। ध्यान रखना साथियों इनको हम चल हानि भी कह देते हैं और इनको अचल हानि भी कह देते हैं। ध्यान रखना साथियों। तो जब आपकी कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगी तभी आपकी ट्रांसफार्मर की दक्षता है वो मैक्सिमम होगी। ध्यान रखना साथियों। यह भी पूछा जा सकता है कि कॉपर लॉस अगर आयरन लॉस के बराबर होगी तो दक्षता अधिकतम होगी, अस्थिर हानियों के बराबर होगी तभी आपकी दक्षता है वो अधिकतम होगी, परिवर्ती हानियाँ अपरिवर्तित हानियों के बराबर होगी, चल हानियाँ अचल हानियों के बराबर होगी। इनमें से कोई सा भी नाम देके आपको पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि वो कॉपर आंश और आयरन लॉस ही आपको दे, आपको चल अचल दे के भी पूछ सकता है, परिवर्ती अपरिवर्तित दे के भी पूछ सकते हैं। इनमें से कोई सा भी फैक्ट देके आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर कोर में भंवरदार आंश को किस प्रकार कम किया जा सकता है। बताइए साथियों एक ट्रांसफार्मर की कोर में है जो एडीदार हानि हम इनमें से कौन सा उपाय करके जो कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पटलों की मोटाई कम करके, ऑप्शन बी है पटलों की मोटाई में वृद्धि करके, ऑप्शन सी है चुंबकीय सर्किट में खाली जगह में वृद्धि करके, ऑप्शन डी है चुंबकीय सर्किट में खाली जगह को कम करके। किसके द्वारा है जो हम एक ट्रांसफार्मर कोर में एडी धारा हानि को कम कर सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो प्लीज़ साथियों जल्द से जल्द है जो इन्हें क्वेश्चन के आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए, क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आते होंगे। तो जल्द से जल्द है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलें ताकि हमारे समय की बचत हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि ये आज के सेशन के जो आपके अधिकतर क्वेश्चन है जो मैं बता चुका हूँ ट्रांसफार्मर के है और एकदम ईजी क्वेश्चन है। लेकिन ईजी क्वेश्चन है फिर भी ये आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इनका हल्के में न लें, इन पर विशेष ध्यान रखें और जल्द से जल्द है वो आंसर टाइप करते रहें। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी लेमिनेटेड की जो आपकी मोटाई है उसको कम करके हम एडी धारा हानि को कम कर सकते हैं। ध्यान रखना साथियों लेमिनेटेड मोटाई को कम करके जो हम एडी धारा हानि को कम कर सकते हैं। और ध्यान रखना एडी धारा हानि को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं और आपकी स्टेरिस हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। साथ ध्यान रखना साथियों पटली की मोटाई में अगर वृद्धि करेंगे तो ये आपकी एडी धारा हानि है वो बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय युग्मन को किस प्रकार दिया जा सकता है। अब बताइए साथियों एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीय वाइंडिंग के बीच है जो आपका फ्लक्स घनत्व है मैक्सिमम उत्पन्न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये आपको पूछा गया। ऑप्शन ए है चक्कर की संख्या में वृद्धि करके, ऑप्शन बी है वाइंडिंग्स के लिए नरम पदार्थ का उपयोग करके,
ऑप्शन सी है निम्न विमुक्तता के चुंबकीय कोर का उपयोग करके, और ऑप्शन डी आपका बेहतर गुणवत्ता के ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करके। क्या रहेगा साथियों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी हम लो रिलक्टेंस की जो आपकी चुंबकीय कोर का उपयोग करके है, जो हम प्राथमिक और द्वितीयक के बीच है जो चुंबकीय युग्मन या हम कह सकते हैं फ्लक्स का जो आपका मैक्सिमम परिवर्तन है या आदान प्रदान है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखना, निम्न विमुक्तता मतलब आपका जो चुंबकीय कोर का है, चुंबकीय कोर का रिलक्टेंस है वो निम्न होना चाहिए, यानी निम्न रिलक्टेंस पदार्थ की हम चुंबकीय कोर बना के जो आपके चुंबकीय युग्मन को है बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना साथियों, विमुक्तता यहाँ पे रिलक्टेंस के लिए प्रयोग किया गया है। विमुक्तता यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? रिलक्टेंस के लिए। तो हम निम्न रिलक्टेंस की जो चुंबकीय कोर है वो प्रयोग करके आपके ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स का आदान प्रदान या प्रवाह है उसको बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में कौन सा आंसर लोड के साथ मुख्य रूप से बदलता है? बताइए साथियों, लोड के साथ है इनमें से कौन सा जो हानि है वो परिवर्तित होती रहती है? ऑप्शन ए है हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन बी है एडीदार हानि, ऑप्शन सी है ताम्र हानि और ऑप्शन डी आपकी आयरन लॉस। बताइए साथियों, ट्रांसफार्मर में लोड के साथ है वो कौन सी हानियाँ जो परिवर्तित होती रहती है? तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका गलत नहीं आना चाहिए। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। जो आपका कॉपर लॉस है वो आपके लोड के साथ बदलता रहता है, क्योंकि साथियों कॉपर लॉस है वो आपका किस में होता है? वाइंडिंग में होता है। और ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और धारा कहाँ प्रभावित होती है? वाइंडिंग में होती है। जब लोड परिवर्तित होगा तो आपकी ये कॉपर लॉस है ये आपका मुख्य रूप से इस पे है, ये लोड पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये जो आपका प्रभावित होगा या बदलता है। ध्यान रखना साथियों। सेतीले और भौरदान हानि साथियों मैं आपको पहले बता सकता हूँ, दोनों ही क्या है? आयरन हानि है। ध्यान रखना साथियों, सेतीले हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील, भौरदान हानि को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड करते हैं साथियों, ध्यान रखना। और ये दोनों ही आपकी क्या है? कोर लॉस है जिसे हम कहते हैं आयरन लॉस। ध्यान रखना साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपको पता ही होगा, ताम्र लॉस है जो आपकी वाइंडिंग में होता है और ये जो आयरन लॉस है जो आपका कोर में होता है। ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर। बताइए साथियों, ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर की क्या प्रकृति होती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए हमेशा एकम होता है, ऑप्शन बी हमेशा लीडिंग होता है, ऑप्शन सी हमेशा लैगिंग होता है, ऑप्शन डी है लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। बताइए साथियों, ट्रांसफार्मर में जो आपका पावर फैक्टर का मान है वो किस पे निर्भर करता है, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी ट्रांसफार्मर में जो पावर फैक्टर है वो आपके लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। आगे आपने ट्रांसफार्मर पे किस प्रकार का लोड है वो कनेक्ट कर रखा है उस पर है जो आपके ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। यानी आगे आपने ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव लोड लगा रखा है, कैपेसिटिव लोड लगा रखा है, या आपने शुद्ध प्रतिरोधी लोड लगा रखा है, किस प्रकार का लोड लगा रखा है, ये लोड के पावर फैक्टर पर है जो आपका ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निर्भर करता है। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट कितना होता है, ये आपको पूछा गया है। अब बताइए साथियों, जो आपका नो लोड पर है या शून्य लोड पर ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई धारा है वो आपके इनमें से वोल्टेज से आगे रहेगी, पीछे रहेगी, क्या रहेगी, कितने डिग्री पर रहेगी, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री कम होता है, यानी आपका जो प्रयुक्त वोल्टेज है उससे 80 डिग्री लैगिंग होता है। ऑप्शन बी है अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 50 डिग्री कम होता है, यानी 50 डिग्री लैगिंग होता है। ऑप्शन सी है अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 50 डिग्री ज़्यादा, यानी 50 डिग्री लीडिंग होता है। और ऑप्शन डी है आपका अनुप्रयुक्त वोल्टेज से 80 डिग्री ज़्यादा, यानी 80 डिग्री लीडिंग होता है। बताइए साथियों, क्या रहेगा इसका सही आंसर? जो शून्य लोड पर है जो आपके ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट है वो साथियों ध्यान रखना, जो आपके वोल्टेज अनुप्रयुक्त होते हैं ना, यानी अप्लाई वोल्टेज होते हैं, उनसे आपका 80 डिग्री पे है वो आपका लैगिंग होता है। ध्यान रखना साथियों, कम का मतलब यहाँ पे लैगिंग से है, ध्यान रखना, और ज़्यादा का मतलब लीडिंग से है। तो आपके शून्य लोड पर जो ट्रांसफार्मर द्वारा लिया गया करंट है वो आपका वोल्टेज से 80 डिग्री पश्चगामी होगा। ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना साथियों, अग्रगामी है जो आपका ज़्यादातर है, जो आपका कैपेसिटिव प्रभाव में है, जो आपका अग्रगामी में देखने को मिलता है, जो आपका इंडक्टिव प्रभाव है जो आपका इसमें है, जो पश्चगामी देखने को मिलता है आपका पावर फैक्टर। ध्यान रखना साथियों, लेकिन यहाँ पे आपको करंट का पूछा गया है, तो आपका शून्य लोड पर जो ट्रांसफार्मर में लिया गया करंट है वो आपका वोल्टेज से 80 डिग्री आपका लैगिंग रहता है। ध्यान रखना साथियों, 80 डिग्री जो पीछे होता है। अगला आपका क्वेश्चन है,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है साथियों? ये तो मेरी क्वेश्चन है। जल्द से जल्द 2 सेकंड में इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकें। तो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी आपको स्टेप अप का पूछा है साथियों, ध्यान रखना, स्टेप अप का। अब बताइए किस में वृद्धि करता है? पावर में वृद्धि करता है, पावर फैक्टर में, वोल्टेज में या आवृत्ति में? तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर उनमें से किस में वृद्धि करता है ये आपको पूछा गया है, यानी आउटपुट में इनमें से कौन सी राशि है जो हमें बढ़ा के देता है। तो साथियों ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर जो आपके वोल्टेज को परिवर्तित नहीं करता, पावर है उसको आपको नियत रखता है, आपको ध्यान है, पता है, ध्यान रखना। पावर फैक्टर को भी आपका परिवर्तित नहीं करता। जो आपका ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और धारा को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेप अप का पूछा है तो ये आपका वोल्टेज में जो हमें वृद्धि करके देगा। ध्यान रखना साथियों, स्टेप अप है जो आपका आउटपुट में वोल्टेज है जो बढ़ा के देता है यानी वृद्धि करके देता है, और स्टेप जो आपका डाउन होता है ना वो हमें आउटपुट में घटा के वोल्टेज देता है यानी वोल्टेज को डाउन करके हमें प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेप अप का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण हमें क्या देगा? यानी साथियों ट्रांसफार्मर तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस लिए करते हैं ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका पूर्ण लोड पर कॉपर लॉस, ऑप्शन बी है हाफ लोड पर कॉपर लॉस, ऑप्शन सी है किसी भी लोड पर आयरन लॉस, और ऑप्शन डी है आपका लोहांश और ताम्रांश का योग यानी आयरन लॉस और कॉपर लॉस का योग। बताइए साथियों शॉर्ट सर्किट परीक्षण है वो हम किस लिए करते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी फुल लोड पर कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए हमें जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना साथियों, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो आपका फुल लोड पर कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए, और आपका जो आयरन लॉस है, आयरन लॉस को हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना साथियों, ओपन सर्किट टेस्ट है वो आयरन लॉस के लिए, और आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो आपका कॉपर लॉस के लिए जो हम ट्रांसफार्मर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया फुल लोड पर कॉपर लॉस, क्योंकि आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आप इस चैनल पे ऐसे ही है जो प्यार बनाए रखें। और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो आपके इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि आपको हमारे साथ जुड़कर ऐसे स्टडी करने में कैसा महसूस हो रहा है या आपको कैसा लग रहा है, यह प्रतिक्रिया है जो ज़रूर दें। और हम कोशिश करते हैं और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो प्रदान कर सकें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में महारत हासिल कर सकें। तो चलिए साथियों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपसाइड ट्रांसफार्मर में क्या होता है ये आपको पूछा गया है, यानी आपका स्टेप डाउन के बारे में आपको पूछा गया है। ध्यान रखना साथियों, अपसाइड है जो आप स्टेप डाउन को कहते हैं और उपसाइड है जो आपका स्टेप अप को कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका द्वितीयक चक्कर प्राथमिक चक्कर से कम होते हैं, ऑप्शन बी दे रखा है द्वितीयक शक्ति प्राथमिक शक्ति से कम होती है, ऑप्शन सी है फेज शिफ्ट हमेशा 180 डिग्री होता है, और ऑप्शन डी आपका द्वितीयक करंट हमेशा प्राथमिक करंट से अधिक होता है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न्स की संख्या होती है वह आपकी प्राइमरी वाइंडिंग्स में टर्न की संख्या से कम होती है। ध्यान रखना साथियों, स्टेप डाउन में है जो आपके सेकेंडरी में जो आपके टर्न्स हैं उनकी संख्या कम रहेगी, और आपकी प्राइमरी में जो टर्न की संख्या अधिक रहेगी। ध्यान रखना साथियों, अगर बात करें हम यहाँ पे स्टेप अप की, तो स्टेप अप में है जो आपके प्राइमरी में है जो आपके टर्न की संख्या है वो आपकी कम रहेगी, और आपके जो सेकेंडरी में है वो आपकी टर्न्स की संख्या है वो आपकी अधिक रहेगी। ध्यान रखना साथियों, स्टेप अप और स्टेप डाउन में ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ध्यान रखना, स्टेप डाउन में आपके सेकेंडरी में टर्न कम और स्टेप अप में आपके प्राइमरी में टर्न कम होते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप डाउन का पूछा है, तो स्टेप डाउन में ध्यान रखना साथियों आपके प्राइमरी में है जो आपके टर्न की संख्या है वो कम होती है। ध्यान रखना साथियों, सॉरी साथियों प्राइमरी में नहीं सेकेंडरी में है जो आपके टर्न की संख्या कम होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर में। अब बताइए साथियों उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर के लिए हम किस प्रकार की कोर का उपयोग करते हैं, यह आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है।
ऑप्शन ए है कार्बन कोर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है काष्ठीय कोर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है फेराइट कोर का उपयोग किया जाता है और ऑप्शन डी आपका एल्यूमिनियम कोर का उपयोग किया जाता है। बताइए साथियों, उच्च आवृत्ति के लिए ट्रांसफार्मर में हम किस प्रकार के कोर का उपयोग करते हैं? प्लीज़ जल्द से जल्द है जो इसका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो साथियों ध्यान रखना, उच्च आवृत्ति के लिए है जो हम फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मरों के लिए हम फेराइट नामक मटेरियल से जो आपकी है वो कोर बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी फेराइट कोर है जो आपके हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स के लिए काम में ली जाती है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण हमें क्या देखा है? साथियों इस क्वेश्चन पे हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो प्लीज़ साथियों बिना देरी किए जो इसका जल्द से जल्द है सही आंसर है कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हम जल्द से जल्द है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे गमन कर सकें। तो साथियों ध्यान रखना, एक ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट है वो हम कोर लॉस ज्ञात करने के लिए ज्ञात करते हैं। ध्यान रखना साथियों, ओपन सर्किट टेस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी थी है कि कोर लॉस ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और ताम्र ह्रास ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। कोर लॉस यानी आपका आयरन लॉस हो गया उसके लिए ओपन सर्किट, और आपका ताम्र ह्रास यानी कॉपर ह्रास हो गया उसके लिए आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है जो हम ट्रांसफार्मर पर करते हैं। ध्यान रखना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ओपन सर्किट टेस्ट का पूछा गया है तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोर लॉस। ध्यान रखना चाहते हैं, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर पर एक नियमित परीक्षण नहीं है? अब बताइए साथियों इनमें से कौन सा परीक्षण है जो हमें ट्रांसफार्मर पर नियमित रूप से करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए है पोलैरिटी परीक्षण, ऑप्शन बी है रेडियो इंटरफेस परीक्षण, ऑप्शन सी है कोर इंसुलेशन वोल्टेज परीक्षण और ऑप्शन डी है आपका इम्पीडेंस परीक्षण यानी प्रतिबाधा परीक्षण। क्या रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी रेडियो इंटरफेस परीक्षण ये है जो हमें नियमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। बाकी ये आपके पोलैरिटी परीक्षण यानी ध्रुवता जांच, कोर इंसुलेशन यानी कोर का इंसुलेशन डैमेज तो नहीं हो गया इसकी जांच, और प्रतिबाधा परीक्षण है। ये तीनों परीक्षण है जो हमें नियमित रूप से हैं वो आपके ट्रांसफार्मर पर करने चाहिए। जबकि रेडियो इंटरफेस नामक परीक्षण है जो आपका नियमित रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, ध्यान रखना। बाकी ये जो ध्रुवता टेस्ट और कोर का इंसुलेशन टेस्ट और आपका प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस टेस्ट है ये आपके नियमित रूप से एक ट्रांसफार्मर में करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन सा नहीं करना चाहिए यह हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में रिसाव प्रवाह निम्न पर निर्भर करता है। बताइए साथियों, एक ट्रांसफार्मर में जो आपका लीकेज करंट है वो इनमें से किस पे निर्भर करता है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका लोड करंट, ऑप्शन बी है लोड करंट और वोल्टेज, ऑप्शन सी है लोड करंट वोल्टेज और आवृत्ति, और ऑप्शन डी आपका लोड करंट वोल्टेज आवृत्ति और पावर फैक्टर। बताइए साथियों, लीकेज करंट है जो इनमें से किस पर निर्भर करता है एक ट्रांसफार्मर में? तो साथियों जल्द से जल्द है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें प्लीज़। साथियों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको जैसा भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण आंसर है जो कृपया ज़रूर बताएं। कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और गलती करके जो आप सीखते हैं वह ध्यान रखना आप कभी भी ज़िंदगी में भूलते भी नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का साथियों सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ट्रांसफार्मर में जो आपका लीकेज करंट है वो आपका लोड करंट पे निर्भर करता है। ध्यान रखना साथियों, लीकेज करंट किस पे निर्भर करता है? लोड करंट पे निर्भर करता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, वोल्टेज आवृत्ति पावर फैक्टर इन पे ये है जो आपका लीकेज करंट है जो निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, केवल लोड करंट पे है जो आपका लीकेज करंट या जिसे रिसाव प्रवाह बोलते हैं वह आपका निर्भर करता है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो क्या होगा? बताइए साथियों, एक ट्रांसफार्मर में जो आपके प्राइमरी वाइंडिंग को है जो हाई वोल्टेज दिया जाता है तो इनमें से क्या देखने को अभी मिलेगा यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए आपका आयरन लॉस कम होगा, ऑप्शन बी है आयरन लॉस अधिक होगा, ऑप्शन सी है कॉपर लॉस कम होगा, और ऑप्शन डी है आपका वाइंडेज लॉस अधिक होगा। बताइए साथियों कौन सी हानि कम होगी या कौन सी अधिक होगी यदि हम एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को उच्च वोल्टेज से जोड़ते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर
ए, यानी यदि हम एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा आयरन लॉस है वो हमारा कम होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य होता है, बताइए साथियों। ट्रांसफार्मर में जब हम ऑयल काम में लेते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों काम में लेते हैं। ऑप्शन ए रहेगा आपका इंसुलेशन और शीतलन प्रदान करना, ऑप्शन बी है बिजली से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, और ऑप्शन डी है आपका चलित पुर्जों को चिकनाना। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन डी तो आपका कैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी आपका चलित या घूर्णन करने वाला भाग नहीं होता है, तो ये तो आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। भाई आपको पता है ट्रांसफार्मर में कोई घूर्णन करने वाला भाग है क्या, कोई चलने वाला भाग है, कोई नहीं है, तो आपका ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। अब बताइए जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का है वो क्या उद्देश्य रहेगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मुख्य रूप से जो आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य होता है वह आपका कुचालक का और जो आपकी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है उसको ठंडा रखने का कार्य है जो आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसुलेशन और शीतलन का जो वर्क है वो आपके एक ट्रांसफार्मर ऑयल का होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना ट्रांसफार्मर ऑयल में जो हम खनिज तेल में काम लेते हैं और जो बड़े उद्योगों वगैरह में या भूमिगत स्टेशनों पर जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं उनमें हम ध्यान रखना साथियों सिंथेटिक ऑयल का जो प्रयोग है वो उन ट्रांसफार्मर में करते हैं। बाकी सामान्य या जनरल कार्यों के लिए जो हम ट्रांसफार्मर काम में लेते हैं उनमें आपके खनिज तेल प्रयोग किया जाता है। और जो विशेष कार्यों के लिए या हम कह सकते हैं कि जहाँ भूमि में कोयले वगैरह की खादानों वगैरह में या भूमिगत जहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनमें आपके सिंथेटिक ऑयल का है जो प्रयोग है जो ट्रांसफार्मर ऑयल के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसफार्मर ऑयल का जो आपका मेनली वर्क है वो आपका इंसुलेशन और कूलिंग का है। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है बुकोल्ज रिले। साथियों ध्यान रखना ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। बुकोल्ज ध्यान रखना क्या करना, यहाँ पे बुकोल्ज रिले है उसका उपयोग किस पर किया जाता है यह आपको पूछा गया है। बताइए साथियों जो आपकी बुकोल्ज रिले होती है उसका प्रयोग है इनमें से कौन सी ट्रांसफार्मर पर किया जाता है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका वायु शीतलित ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है तेल शीतलित ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर और ऑप्शन डी आपका फर्नेस ट्रांसफार्मर। इनमें से किस में है जो हम बुकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना साथियों आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ये जो आपकी बुकोल्ज रिले है और ट्रांसफार्मर के आंतरिक फॉल्ट्स हैं जो ट्रांसफार्मर की रक्षा करती है, ये आपको ध्यान रखना साथियों। इंटरनल फॉल्ट्स हैं जो आपके ट्रांसफार्मर की रक्षा करती है उस युक्ति का नाम क्या है आपका बुकोल्ज रिले, ध्यान रखना साथियों। तो ये आपके प्रयोग की जाती है साथियों। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑयल द्वारा जो आपके शीतलित ट्रांसफार्मर होते हैं ना जिनमें हम ऑयल काम में लेते हैं उन ट्रांसफार्मर्स में जो आपके आंतरिक शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट्स हैं जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए बुकोल्ज रिले काम में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है उनमें आपके बुकोल्ज रिले का प्रयोग है वो आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा की दृष्टि से हम करते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एक वितरण ट्रांसफार्मर में सामान्यतः है। बताइए साथियों एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें से कौन सी हानि है उनकी क्या स्थिति रहती है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका कॉपर लॉस है वो आपका आयरन लॉस के बराबर होता है, ऑप्शन बी आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस से अधिक होता है, ऑप्शन सी आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस से कम होता है, ऑप्शन डी आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस का आधा होता है। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इनमें से हानियों का है जो क्या स्थिति रहती है ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आपकी कोर राशि है वो ताम्र राशि से कम होती है। ध्यान रखना साथियों इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो आपके कॉपर लॉस है वो आपका अधिक होता है और जो आपका आयरन लॉस है वो आपका कम होता है। ध्यान रखना साथियों और यही आपको इस ऑप्शन में बताया गया है, यानी कोर राशि जिसे हम आयरन लॉस बोलते हैं वह आपका कॉपर लॉस से कम होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है ये साथियों फिर से मिस्टेक हो गई यहाँ पे टाइपिंग में, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे बुकोल्ज करना है, यहाँ पे बुकोल्ज रिले है। क्वेश्चन है आपका बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में कार्य करेगी जब कभी भी, यानी बुकोल्ज रिले का आप ट्रांसफार्मर में आपको कार्य पूछा गया साथियों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो जल्द से जल्द है जो इसका सही आंसर बताएं आप क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए आपका बड़ा आंतरिक दोष पर,
ऑप्शन बी है चुंबकीय सर्किट की संतृप्ति पर। ऑप्शन सी है आपका आधी बार पर, ओवरलोड पर। और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, जो आपकी एक ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले लगी होती है वह आपकी कब ऑपरेट होगी और उसका क्या कार्य रहेगा, ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो आपका बड़ा जो आपका इंटरनल फॉल्ट होगा ना, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये आपके ट्रांसफार्मर की आंतरिक फॉल्ट से दोस्त सुरक्षा करती है। जो आपका बड़ा इंटरनल फॉल्ट होगा उससे आपकी रक्षा के लिए है, जो आपकी बुकोज रिले एक ट्रांसफार्मर में ऑपरेट होगी, ध्यान रखना साथियों। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बड़ा आंतरिक दोष। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज नियमन कब होगा। बताइए साथियों, एक जो आपका ट्रांसफार्मर है उसमें आपका जीरो वोल्टेज नियमन आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका शून्य पावर फैक्टर पर। ऑप्शन बी है लैगिंग पावर फैक्टर पर। ऑप्शन सी है लीडिंग पावर फैक्टर पर। और ऑप्शन डी आपका यूनिटी पावर फैक्टर पर। बताइए साथियों, एक ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज नियमन या शून्य वोल्टेज नियमन है वो हमें कब देखने को मिलेगा, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी लीडिंग पावर फैक्टर पर है। जो आपका एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन है वो आपका जीरो होगा। तो और साथ में ध्यान रखना, जो आपका ट्रांसफार्मर का है वो वोल्टेज नियमन है जो आपका कम से कम होना चाहिए। और आदर्श ट्रांसफार्मर में जो आपका वोल्टेज नियमन है वो आपका शून्य होना चाहिए, ध्यान रखना साथियों। और साथियों, ट्रांसफार्मर में जो आपका वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज। ये आपका जो आपका ट्रांसफार्मर में है वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100। यदि हमें प्रतिशत में पूछा गया तो 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला क्या हो गया, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज, यानी कह सकते हैं VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100। और यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज नियमन कब होगा। तो ध्यान रखना, जो आपका एक ट्रांसफार्मर है वो आपके लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य कर रहा है, तो आपका वोल्टेज नियमन है वो आपका जीरो रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बताइए, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग है वो हम कहाँ पे करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका जब ऑपरेटर उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन बी है जब कॉपर लॉस कम करना होता है। ऑप्शन सी है जब हमें हाई एफिशिएंसी वांछित होती है। और ऑप्शन डी है हमें जब परिवर्तन अनुपात कम होता है। अब बताइए साथियों, एक ऑटो ट्रांसफार्मर का है वो हम कहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं या कहाँ पे जो हम काम में ले सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी जब परिवर्तन अनुपात का मतलब है जब हमें वोल्टेज में वेरिएशन है वो कम मात्रा में चाहिए तो हमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग है जो कर सकते हैं। यानी हमें ज़्यादा वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, यानी ज़्यादा स्टेप अप या स्टेप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे है जो हम ऑटो ट्रांसफार्मर है वो हम काम में ले सकते हैं। ध्यान रखना चाहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का आपका यूज हो गया जब परिवर्तन अनुपात कम होता है, यानी हमें वोल्टेज स्टेप डाउन स्टेप अप है जो लो रेंज में स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, तो यहाँ पे हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि ट्रांसफार्मर कोर तांबे से बना होता है तो इनमें से क्या होगा। बताइए साथियों, एक ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो आपके आयरन से न बनकर तांबे की बनी है, तो क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए आपका कॉपर लॉस कम होगा। ऑप्शन बी आपका एडी धारा लॉस अधिक होगा। ऑप्शन सी आपका हिस्टेरिसिस लॉस अधिक होगा। और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए साथियों, यदि हमने एक ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो कॉपर की बना दी है तो इनमें से कौन सा लॉस कम होगा या ज़्यादा होगा, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ट्रांसफार्मर की कोर है जो आपने कॉपर की बना दिया है तो उसमें एडी धारा आनी है वो अधिक हो जाएगी। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि एडी धारा आनी है जो आपके पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ध्यान रखना साथियों, ट्रांसफार्मर में यदि हमने कोर का पदार्थ का प्रकार ही बदल दिया, यानी हमने आयरन की जगह कॉपर ले लिया, और एडी धारा आनी है जो आपके पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है, तो साथियों ध्यान रखना इसमें है जो आपकी बहुत धारा आनी है वो आपकी अधिक हो जाएगी। साथियों ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है,
लोड अवस्था में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अब बताइए, दो ट्रांसफार्मर है जिन पे आपका लोड कनेक्टेड है और समान ट्रांसफार्मर है यानी समान केवी रेटिंग वगैरह है, तो उनकी दक्षता हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, किस टेस्ट के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका बैक टू बैक फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है ओपन सर्किट फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है ओपन सर्किट फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट फ्रिक्शन और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइए साथियों, लोड अवस्था में दो आपके समांतर ट्रांसफार्मर है वो आपके कार्यरत है, उनकी दक्षता हम कैसे निर्धारित करेंगे, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी बैक टू बैक टेस्ट के द्वारा है जो हम इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की दक्षता का निर्धारण कर सकते हैं। ध्यान रखना साथियों, कौन से टेस्ट द्वारा, बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा। यदि दो ट्रांसफार्मर समान दक्षता के कार्य कर रहे हैं समांतर में, तो हम उन पे बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा दक्षता है वो निर्धारण कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। साथियों, ओपन सर्किट का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और इस सेशन में भी 2-3 बार आ गया है। आयरन लॉस का ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और आपके कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ध्यान रखना साथियों, ये क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भले ही आपको ईजी लग रहे हो अभी, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो आप इनमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो किसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, किसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो साथियों, इन क्वेश्चन से आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो आपका समान ट्रांसफार्मर की जो इस कंडीशन में जो आपकी दक्षता ज्ञात करने के लिए हम बैक टू बैक परीक्षण करते हैं, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा हांस है पूर्ण भार पर भी शून्य होती है। बताइए साथियों, फुल लोड पर भी है जो आपका, इनमें से कौन सा लॉस है जो आपका हमें जीरो देखने को मिलता है, शून्य देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है आपका भंवरधारा लॉस, ऑप्शन बी है हिस्टेरिसिस लॉस, ऑप्शन सी है आपका कोर लॉस या जिसे आयरन लॉस बोल देते हैं, और ऑप्शन डी है आपका फ्रिक्शन लॉस यानी घर्षण लॉस। अब बताइए साथियों, एक ट्रांसफार्मर है, लोड कनेक्टेड है, फुल लोड पे वो कार्य कर रहा है, अब इनमें से फिर भी हमें शून्य लॉस देखने को मिलता है, वह लॉस का कौन सा प्रकार है, ये आपको पूछा गया है। तो साथियों, बहुत ज़्यादा आनी तो और नहीं सकती, क्योंकि यह तो आपकी आयरन लॉस है जो आपका नो लोड पे भी कुछ ना कुछ ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। सेटिल आंच भी नहीं हो सकता, यह भी आपका आयरन लॉस है। और साथियों, लोड है तो आपका यहाँ पे कॉपर लॉस ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका कॉपर लॉस भी कुछ ना कुछ होगा अगर लोड है तो। और ये आपके दोनों हो गए, सेतीले और भंवरधारा नहीं हो गए, कॉपर लॉस, कोर लॉस। और कॉपर लॉस आपका वाइंडिंग में हो गया जो कि लोड पे निर्भर करता ही है। तो कोर लॉस और कॉपर लॉस तो आपका होगा नहीं, यानी आयरन लॉस और कॉपर लॉस तो आपका आंसर होने वाला नहीं है। अब बचा आपका घर्षण हांस। साथियों, क्या ट्रांसफार्मर में कोई घर्षण करने वाला पुर्जा होता है क्या? ये तो एकदम इजी सवाल है, आप ऑप्शन देख के इसका आंसर दे सकते हो। ट्रांसफार्मर में कोई आपका घर्षण करने लायक है जो आपका पुर्जा नहीं होता, तो इसमें आपकी घर्षण आनी है वो आपकी चाहे फुल लोड हो चाहे जीरो लोड हो, आपकी शून्य देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ फुल लोड बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, जो क्वेश्चन में घुमाने के लिए है, जो आपको फुल लोड यहाँ पे टर्म दी गई है। साथ ही ध्यान रखना, चाहे फुल लोड हो चाहे नो लोड हो, घर्षण प्रकार का लॉस है जो आपका ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपका चल पुर्जा नहीं होता है, ये घूमने वाला भाग नहीं होता है। इस कारण आपका घर्षण लॉस है वो ट्रांसफार्मर में सदैव है शून्य रहेगा, ध्यान रखना चाहती हूँ। और आपका आयरन लॉस है जो आपका भंवरधारा सेतिल यानी है जो आपके कोर में देखने को मिलती है। तो ये सारे हैं जो आपके आयरन लॉस से संबंधित है तीनों ऑप्शंस, और आपका डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉट कनेक्शन में मुख्य ट्रांसफार्मर में केंद्रीय टैप होता है। बताइए साथियों, जो आपका स्कॉट कनेक्शन होता है जिसे हम वीवी संयोजन भी कह देते हैं, उनमें आपका जो मुख्य ट्रांसफार्मर होता है उनमें से टेप है वो हम कौन सी वाइंडिंग पे है जो टेपिंग करते हैं, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका प्राथमिक वाइंडिंग, ऑप्शन बी है द्वितीयक वाइंडिंग, ऑप्शन सी है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स दोनों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, जो आपका टेप चेंजर टेप होता है या टेपिंग कहे हम स्कॉट कनेक्शन में ट्रांसफार्मर में टेपिंग है वो कौन सी वाइंडिंग में करते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो बताइए साथियों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका एक स्कॉट कनेक्शन होता है ना, उनमें आपके प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पॉइंटिंग्स पे है जो हम टेप लगा होता है। ध्यान रखना साथियों, ताकि इससे हैं जो आपके
वोल्टेज में वेरिएबल कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखना, वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन है जो आपके स्टेप के द्वारा है जो हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमें कम वोल्टेज चाहिए तो कम प्राप्त कर सकते हैं और हाई वोल्टेज चाहिए तो हाई प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग्स दोनों पे लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए साथियों। ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का उपयोग है, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया पिछला बार आपका। किस लिए हम टेप चेंजर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका प्राइमरी वोल्टेज में समायोजन के लिए, ऑप्शन बी आपका सेकेंडरी वोल्टेज में समायोजन के लिए, ऑप्शन सी है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में समायोजन के लिए, और ऑप्शन डी आपका पावर फैक्टर में समायोजन के लिए। तो बताइए साथियों, टेप चेंजर का प्रयोग है वो इसमें से कौन से वोल्टेज को है जो हम कंट्रोल करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का साथियों आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंडरी में जो आपका वोल्टेज है उनको हम परिवर्तित करने के लिए या कम ज़्यादा करने के लिए जो टेप चेंजर का प्रयोग करते हैं। साथियों ध्यान रखना, ये टेप चेंजर है जो आपका मुख्यतः हमें ऑटो ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है। जो ये घुमाने वाला भाग होता है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो आपका टेपिंग का काम करता है और हमें वोल्टेज है जो हमें आवश्यकता अनुसार प्रदान करता है, यानी हमें कम वोल्टेज चाहिए तो हम कम प्राप्त कर सकते हैं, हाई वोल्टेज चाहिए तो हम हाई प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका टेप चेंजर है वो आपकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे लगा होता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में साथियों कंजूसी ना बरतें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह है जो इस चैनल पे बनाए रखें। हम आपको हमारा अधिक से अधिक प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उनमें वृद्धि कर सकें, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। तो प्लीज़ साथियों अपने इस चैनल पे प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला आपका क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ किया जाता है, बताइए साथियों। सीटी का प्रयोग है जो हम किसके साथ करते हैं यह आपको ध्यान रखना साथियों। और एक होता है आपका पीटी, ये दोनों आपके हैं जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, यानी जो आपके उच्च वोल्टेज और उस धारा मापने के लिए हम काम में लेते हैं। सीटी और पीटी करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग है हम किस उपकरण के साथ करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका ए मीटर, ऑप्शन बी है वाट मीटर, ऑप्शन सी है वाट आवर मीटर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों सीटी का प्रयोग है वो इनमें से किसी के साथ नहीं करते हैं, ध्यान रखना साथियों। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका इसका सही आंसर रहने वाला है, क्योंकि ये सीटी पीटी है जो आपके उच्च वोल्टेज और उस धारा मापने के काम में लेते हैं, जबकि ये जो आपके मीटर दे रखे हैं ये आपके इनमें हम सीटी पीटी का प्रयोग नहीं करते हैं। साथियों ध्यान रखना इनमें से किसी में भी हम सीटी पीटी का प्रयोग नहीं करते हैं। सीटी पीटी का प्रयोग है जो आपके हाई वोल्टेज या हाई करंट को मापने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट क्या प्रभावित करता है, बताइए साथियों। एक ट्रांसफार्मर में जो आपकी मैक्सिमम करंट प्रवाहित हो रही है तो उनमें से क्या प्रभावित होगा यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका इंसुलेशन लाइफ, ऑप्शन बी है टेम्परेचर में वृद्धि, ऑप्शन सी है यांत्रिक तनाव और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। बताइए साथियों क्या रहेगा आपका सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी एक ट्रांसफार्मर है जो आपके अगर अधिक करंट प्रवाहित हो रहा है तो उनका इंसुलेशन लाइफ भी प्रभावित होगी। ध्यान रखना साथियों, क्योंकि बार बार वाइंडिंग जो आपकी गर्म होगी ठंडी होगी, गर्म होगी ठंडी होगी, तो आपका जो वाइंडिंग में जो प्रयुक्त वायर है उसका आपका इंसुलेशन भी इस प्रकार प्रभावित होगा। ध्यान रखना तापमान में वृद्धि होगी क्योंकि आपका अधिक करंट प्रवाहित हो रहा है और करंट के कारण जो आपकी वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण ऊष्मा पैदा होगी, जिसके कारण जो आपके टेम्परेचर में वो आपकी वृद्धि होगी। साथ ही ध्यान रखना। अब आपका रहा यांत्रिक तनाव, तो यांत्रिक तनाव भी है जो आपका एक ट्रांसफार्मर में अगर आप अत्यधिक करंट प्रवाहित करवा रहे हो तो आपका प्रभावित होगा। साथ ही ध्यान रखना यांत्रिक टेंशन भी यानी मैकेनिकल टेंशन है ये भी आपका इफेक्ट होगा, इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी इंसुलेशन लाइफ, तापमान वृद्धि और आपका मैकेनिकल टेंशन है, ये तीनों है जो आपके मैक्सिमम करंट से प्रभावित होंगे। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस किस पर निर्भर करती है? बताइए साथियों। एक ट्रांसफार्मर जो आपकी रिएक्टेंस जिसे हम प्रतिक्रिया बोलते हैं वो इनमें से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए दे रखा है आपका कोर का आकार, ऑप्शन बी है आपका टैंक का आकार, ऑप्शन सी है रिसाव प्रवाह और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। अब बताइए रिएक्टेंस है तो इनमें से किस पे निर्भर करती है? तो क्या रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो जल्द से जल्द टाइप करें। और साथियों पूर्णतः मनोयोग के साथ है जो आपको ये सेशन अटेंड करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी भले ही हो लेकिन सारे क्वेश्चन है जो आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है साथियों। तो आपको इन क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको एक बार में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत सारी क्वेश्चन ईजी है, मुझे उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ आ जाएंगे, फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएं। अगर फिर भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ते हुए चले जाएं। आपके डाउट का जो आपका संतोषपूर्ण जवाब है वो आपको दिया जाएगा। आपके सारे डाउट है वो इस चैनल पे है वो आपके क्लियर किए जाएंगे साथियों। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है वो नहीं रहने दिया जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट का सॉल्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बताइए साथियों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ट्रांसफार्मर का जो आपका रिएक्टेंस है वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपका ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है वो आपके लीकेज करंट पे निर्भर करता है। साथियों ध्यान रखना, रिएक्टेंस है वो आपका रिसाव प्रवाह यानी जिसे हम कह सकते हैं लीकेज करंट। ट्रांसफार्मर का रिसाव प्रवाह आपका लीकेज करंट पे निर्भर करता है। साथियों ध्यान रखना, कोर का आकार टैंक का आकार इन पे निर्भर नहीं करता है, ये आपका ओनली फॉर लीकेज करंट पे निर्भर करता है ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की प्रतिक्रिया। चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर एक फिटिंग नहीं है? बताइए साथियों, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो इनमें से बता दीजिए कि ट्रांसफार्मर में कौन सा कंपोनेंट है जो आपका नहीं लगा होता है। ऑप्शन ए है ब्रीथर, ऑप्शन बी है कंजर्वेटर, ऑप्शन सी है ग्लूकोज रिले और ऑप्शन डी है आपका कम्यूटेटर। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर दिमाग में आ गया होगा। साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कम्यूटेटर जो आपका हमें ट्रांसफार्मर में देखने को नहीं मिलता है, ये जो आपका जनरेटर वगैरह में लगा होता है, क्योंकि कम्यूटेटर से हैं जो इसका कार्य होता है आपका AC टू DC सप्लाई कन्वर्ट करना। ध्यान रखना AC को DC में कन्वर्ट करता है जो कि हमें ट्रांसफार्मर में काम में नहीं लेते हैं। तो ये आपका कम्यूटेटर है जो ट्रांसफार्मर में नहीं लगा होता है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रीथर में साथियों ध्यान रखना, जो आपका सिलिका जेल हम रखते हैं वो आपके ब्रीथर में रखते हैं और ये ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी को जाने से रोकती है। कंजर्वेटर साथियों ध्यान रखना, जो आपके मुख्य टैंक के ऊपर एक छोटा टैंक होता है जो आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का जो आपका संकुचन या फैलाव होता है उसको मैनेज करता है। और जो आपकी ग्लूकोज रिले है जो आपके ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करती है, जो हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों पर विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। साथियों नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भले ही हो लेकिन हम एक सेशन में बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत चर्चा करके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग का हिस्सा द्वितीयक वाइंडिंग के रूप में भी कार्य करता है? बताइए साथियों, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको बता दीजिए कि कौन सी ट्रांसफार्मर में है जो आपकी एक ही वाइंडिंग होती है, जो आपका प्राथमिक का भी कार्य करती है और जो आपका सेकेंडरी का भी कार्य करती है। ऑप्शन ए दे रखा आपका उच्च ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है आपका करंट ट्रांसफार्मर यानी CT, ऑप्शन सी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी PT, ऑप्शन डी है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप सभी को इसका आंसर आता होगा। साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी आपको पता होगा साथियों कि ऑटो ट्रांसफार्मर में हम एक ही वाइंडिंग में काम में लेते हैं जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही ध्यान रखना हम सेकेंडरी पर ही है जो आपका टेप चेंजर या जिसे कहते हैं हम टेप चेंजर लगा होता है, जिसके द्वारा हम वेरिएबल को साथियों ट्रांसफार्मर वोल्टेज को वेरिएबल यानी घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपका जो टेप चेंजर है वो आपका
सेकेंडरी पे लगा होता है साथियों, ध्यान रखना। नहीं साथियों, ध्यान रखना, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में लगा होता है, जिसके द्वारा हम वोल्टेज को वेरिएबल कर सकते हैं। ध्यान रखना साथियों, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो आपकी एक ही वाइंडिंग होती है, जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपके करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, जो आपके उच्च वोल्टेज और उच्च धारा मापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट में इनका प्रयोग करते हैं। और उच्च ट्रांसफार्मर हो गया जो आपको वोल्टेज को बढ़ा के देता है, यानी वोल्टेज स्टेप अप करता है साथियों, ध्यान रखना। और अपचाई हो गया जो आपका वोल्टेज को डाउन करके आपको आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर है, जिसमें आपके एक ही वाइंडिंग होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति में सबसे लंबी अवधि होगी, बताइए साथियों। इनमें से कौन सी ऑप्शन की आवृत्ति दे रखी है, जो आपको जिसका समय काल है या आवर्त काल बोले हम, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो साथियों आपको पता होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ध्यान रखना साथियों। यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपका आवर्त काल कम होगा, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो उस राशि का जो आपका आवर्त काल है वो अधिक रहने वाला है। तो साथियों इस हिसाब से आप बता सकते हो, बता दीजिए कि किस फ्रीक्वेंसी का है जो आपका आवर्त काल है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो साथियों ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आवर्त काल पूछा तो आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपकी कम से कम होनी चाहिए। अब बता दीजिए साथियों, इनमें से कौन सी ऑप्शन में जो आपकी कम फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये आपके 10 किलो हर्ट्ज है, ये 1 किलो हर्ट्ज है, ये 10 हर्ट्ज है, 1 हर्ट्ज है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी है जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, यानी 1 हर्ट्ज। तो इसी फ्रीक्वेंसी का जो आपका आवर्त काल है वो सबसे ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि साथियों आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपके आवर्त काल यानी समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो उसका आवर्त काल है वो आपका सबसे ज़्यादा रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, क्योंकि ए ऑप्शन में है जो आपकी सबसे कम मान की फ्रीक्वेंसी है आपको दे रखा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन से रंग का तार सामान्यतः घर की तारों में फेज तार के प्रदर्शित करता है। साथियों एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। अगर ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप घर पे बैठे रहो आराम से और अपना कोई दूसरा कार्य स्टार्ट करो, आपको पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। अगर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आप टेक्नीशियन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो ITI के आधार पर, और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ साथियों अपना टाइम वेस्ट न करें पढ़ाई में, अपना कोई दूसरा कार्य स्टार्ट करें, क्योंकि ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस तो है जो आपको ITI में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाए जाते हैं और इन क्वेश्चंस का आपका नॉलेज हो जाता है। लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके लिए एकदम नॉर्मल बात है, यानी आपको आने चाहिए। किसी भी सूरत में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन है जो गलत नहीं होने चाहिए। तो साथियों आपको पता होगा कि जो आपके घरों में फेज वायर का जो कलर होता है वह होता है लाल होता है, आपको पता ही होगा साथियों, रेड। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला है जो हम न्यूट्रल के लिए काम में लेते हैं, और हरा है जो हम अर्थिंग के लिए काम में लेते हैं, और लाल आपका फेज के लिए हो ही गया। काला न्यूट्रल, लाल फेज, हरा अर्थिंग, और नीला है जो आपका 3 फेज में है, जो आपके फेज का कलर होता है RYB, यानी रेड और येलो और ब्लू। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण AC को DC में परिवर्तित करता है। साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ 2 सेकंड में इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में आपका टाइप हो जाना चाहिए। जो आपका AC को DC में कौन सा है जो आपको परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है आपका रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है इन्वर्टर, ऑप्शन सी है थायरिस्टर, ऑप्शन डी है आपका डायनेमो। तो साथियों आपको पता होना चाहिए जो आपका AC से DC में परिवर्तित करता है वह आपका इनमें से क्या होता है। रेक्टिफायर होता है, आपको पता है साथियों। इन्वर्टर है जो आपका DC टू AC में प्रदान करता है। डायनेमो है जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो है जो आपका एक छोटे प्रकार का हम जनित्र होता है, यह भी कह सकते हैं। थायरिस्ट है जो आपका मोटर की स्पीड कंट्रोल में है, जो हम काम में लेते हैं। ये आपकी एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है थायरिस्टर, जो मोटर की स्पीड कंट्रोल करने में काम में लेते हैं। इन्वर्टर आपका DC टू AC हो गया। डायनेमो है जो आपका यांत्रिक ऊर्जा टू यानी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। और जो आपका AC टू DC है वो आपका रेक्टिफायर हो गया, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट कार्य। ध्यान रखना साथियों, यह आपका इसका कार्य है जो आपका AC टू DC कन्वर्ट करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध। अब बताइए साथियों, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को इनमें से
किस में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए आपका पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। ऑप्शन बी है बस बार के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। ऑप्शन सी है कंडक्टर के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। ऑप्शन डी है आपका न्यूट्रल के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपका भू इलेक्ट्रोड है वो आपका पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है। क्योंकि भू इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है? जो आपकी अनावश्यक या लीकेज करंट होती है उसको भूमि में प्रवाहित कर देना। तो साथियों भू इलेक्ट्रोड है जो आपका पृथ्वी के संदर्भ में है, जो आपका भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है जो हम संदर्भित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अर्थिंग है जो आपका लीकेज करंट का जो आपके अर्थ में प्रवाहित कर देता है, यानी भूमि में प्रवाहित कर देता है। और इस प्रकार यह घरेलू उपकरणों या हम कह सकते हैं जनधनानी को रोकता है, अनावश्यक करंट को भूमि में प्रवाहित करके। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत क्षमता को पारंपरिक रूप से क्या लिया जाता है? बताइए साथियों, पृथ्वी का जो विद्युत धारण क्षमता है या हम कह सकते हैं विद्युत क्षमता है उसको पारंपरिक रूप से सामान्य रूप से हम कितनी लेते हैं यह आपको पूछा गया। ऑप्शन ए आपकी 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है आपका 0.1। तो साथियों एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपकी किसी भी बिंदु पर है जो आपके पृथ्वी की विद्युत क्षमता होती है वो आपकी 0 होती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, ग्राउंडिंग क्या है? बताइए साथियों क्या है ग्राउंडिंग? एकदम इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है करंट ले जाने वाले पार्ट्स का ग्राउंड से कनेक्शन। ऑप्शन बी है करंट विहीन पार्ट्स का ग्राउंड से कनेक्शन। ऑप्शन सी है किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से कनेक्शन। और ऑप्शन डी है आपका अर्थिंग फिट्स का इंटरकनेक्शन। अब बताइए साथियों इनमें से कौन सी ऑप्शन में है जो आपको ग्राउंडिंग का सही मतलब है वो दिखाई दे रहा है? तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आता होगा और आपके आंसर भी कमेंट बॉक्स में लगभग है जो सही देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपका करंट ले जाने वाला पार्ट्स होता है जो आपका भूमि से कनेक्टेड होता है। साथ ही ध्यान रखना आपका ग्राउंडिंग है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या व्यक्ति मानव की जो आपकी अनावश्यक करंट होती है उसे सुरक्षा के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं। और ग्राउंडिंग है जो आपका क्या कार्य होता है, इसका जो अनावश्यक या लीकेज करंट होती है उसे ग्राउंड कर देता है, यानी भूमि में प्रवाहित कर देता है। और यही जो आपकी है ग्राउंडिंग का डेफिनेशन होती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्राउंडिंग है जो आपकी ऑप्शन नंबर ए में ही है जो आपके डिफाइन की गई है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है? बताइए साथियों इलेक्ट्रोड का टाइप है वो इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका प्लेट इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी है पाइप इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी है रोड इलेक्ट्रोड। अब बताइए साथियों अर्थिंग में है जो इनमें से कौन से प्रकार का इलेक्ट्रोड है जो हम काम में लेते हैं या कौन सा प्रकार है जो इलेक्ट्रोड का है और कौन सा नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी है जो आपके इलेक्ट्रोड के प्रकार है। यानी प्लेट इलेक्ट्रोड होता है, पाइप इलेक्ट्रोड होता है। प्लेट इलेक्ट्रोड में आपकी प्लेट होती है जो आपकी जीआई की भी होती है और कॉपर की भी होती है। साथ ही ध्यान रखना जीआई की जो आपकी प्लेट होती है उसकी मोटाई है जो आपकी 6.30 mm होती है और जो आपकी कॉपर की होती है उसकी 3.15 mm है जो मोटाई होती है। और इनकी जो आपकी आकार होता है वो 60x60 सेंटीमीटर का होता है। ध्यान रखना साथियों। और इन मोटाई है जो आपकी 6.5 mm और 3.15 mm है जो आपकी कॉपर के लिए और 6.30 mm है जो आपकी जीआई के लिए है। ये आपकी प्लेट की मोटाई होती है और 60x60 है जो इनकी साइज होता है लंबाई और चौड़ाई का। और पाइप इलेक्ट्रोड में ध्यान रखना हमें जो जेई का पाइप है वो आपके अर्थिंग इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं। रोड इलेक्ट्रोड है जो आपके उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पे आपका प्लेट या पाइप इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करना संभव नहीं है, जैसे चट्टानी क्षेत्रों वगैरह में वहाँ पे आपका रोड इलेक्ट्रोड है वो आपका काम में लिया जाता है। चट्टानी क्षेत्रों में ध्यान रखना, साथ ही पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ आपका रोड इलेक्ट्रोड अर्थिंग काम में लिया जाता है। और ध्यान रखना रोड इलेक्ट्रोड अर्थिंग में जो आपकी एक है जीआई की है जो आपकी रोड होती है जिसे ज़मीन में ठोक दिया जाता है और उसे अर्थिंग कर दिया जाता है। प्लेट इलेक्ट्रोड में मैंने बता दिया आपको प्लेट होती है जो आपकी जीआई की भी काम में लेते हैं और कॉपर की भी काम में लेते हैं। और जो आपका पाइप इलेक्ट्रोड में है उसमें हम इलेक्ट्रोड के रूप में अर्थिंग इलेक्ट्रोड के रूप में पाइप को काम में लेते हैं जो आपका सामान्यतः जीआई का बना होता है। ध्यान रखना साथियों जीआई का आपका नाम होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन।
जिसे हम जस्ती कृत लोहा भी बोल सकते हैं। जस्ती की परत चढ़ा दी जाती है जिससे इस पर जंग नहीं लगता है। साथ ही ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी है जो आपके इलेक्ट्रोड के प्रकार है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के सेशन के हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। बताइए साथियों अंतिम क्वेश्चन का आंसर है जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है। बताइए साथियों इनमें से कौन सा टाइप है जो आपका अर्थिंग का नहीं है। ऑप्शन ए आपका सिस्टम अर्थिंग, ऑप्शन बी है आपका इंस्ट्रूमेंट अर्थिंग, ऑप्शन सी है आपका स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग और ऑप्शन डी है आपका संतुलित अर्थिंग। बताइए साथियों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अर्थिंग का प्रकार है वो इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, यानी संतुलित अर्थिंग है। ये आपकी कोई अर्थिंग की प्रणाली नहीं होती है संतुलित अर्थिंग की। सिस्टम अर्थिंग आपका होता है जो आपके पूरे सिस्टम यानी जीएसएस वगैरह होता है वहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर वीसीबी वगैरह सारे सिस्टम को अर्थिंग कर दिया जाता है, उसे हम सिस्टम अर्थिंग बोलते हैं। उपकरण अर्थिंग मतलब हम सारे उपकरण यानी प्रत्येक उपकरण चाहे हमारे घर में लगे हो, टीवी फ्रिज जो कुछ भी हो, उन उपकरणों की अर्थिंग बोल होना आपका उपकरण अर्थिंग कहलाता है। और स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग यानी बिजली के जो भी आपके कंपोनेंट वगैरह जो हम बिजली जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में काम में रहते हैं उनका जो आपका अर्थिंग है वो आपके स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग के अंतर्गत आ गया। तो इस प्रकार ये तीनों है जो आपके अर्थिंग के प्रकार है, लेकिन संतुलन अर्थिंग है ये आपका कोई अर्थिंग का प्रकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों आज के सेशन के हमारे क्वेश्चन है जो पूरे हो चुके हैं। साथियों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आज के सेशन में हमारे अधिकतर क्वेश्चन है जो आपके ट्रांसफॉर्मर चैप्टर से थे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। अधिकांश क्वेश्चन है जो एकदम इजी क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर एकदम इजी क्वेश्चन से थारे और आप सभी लोगों के आंसर्स भी है जो अधिकांश थे सही आ रहे थे क्योंकि इजी क्वेश्चन से। लेकिन साथियों इजी क्वेश्चन भले ही हो, ये सारे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है और आपके आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन क्वेश्चन को हल्के में ना लें, प्लीज़ इन क्वेश्चन का बार बार है वो रिवाइज करते रहें। और अगर आपको इतने इजी भी लग रहे हैं या आपने पहले कहीं पढ़ रहे हैं तो साथियों प्लीज़ इस सेशन को आप है जो फास्ट मोड में अटेंड करें ताकि आपका समय की भी बचत हो, समय वेस्ट न हो। तो आप इस समय बचत के लिए जो इस सेशन को आप फास्ट मोड में अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आज के सेशन के हमारे सारे क्वेश्चन से जो समाप्त हो चुके हैं। तो साथियों आज हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट नंबर 20 था उनका पूर्ण रूप से विस्तृत हल है जो हमने कर लिया है। मिलेंगे साथियों नए सेशन में इस क्वेश्चन सीरीज़ के एक अगले पार्ट में। तब तक आप सभी साथी इस क्वेश्चन सीरीज़ का या इस सेशन का है जो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं साथियों आपको बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस से बढ़कर कुछ नहीं है। आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आपको इनको कभी नहीं भूल पाओगे। और साथियों यही क्वेश्चंस है, ऐसी क्वेश्चंस है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों क्वेश्चन हमेशा नए नहीं बनते हैं, इन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ तोड़ मड़ोड़ कर, कुछ जोड़ कर, कुछ घटाकर आपको अगले एग्ज़ाम में प्रस्तुत किया जाएगा। और इनको हो सकता है इनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज कर दें जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। तो साथियों कंफ्यूज नहीं होना है, पहले से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के द्वारा आप इस प्रकार अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपके सामने देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। क्योंकि साथियों कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप क्वेश्चन को 5 मिनट के लिए सोचते रहें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना है, क्या आंसर आना है। तो साथियों इस टाइमिंग की बचत के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना जरूरी है। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा से वो प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है जो एग्ज़ाम में उसको आप मैनेजमेंट कर सकोगे। साथियों टाइम मैनेजमेंट है जो आपका अभ्यास से ही बढ़ने वाला है। इस साथियों मेरी इस बात पे आप है विशेष ध्यान देना। तो इसीलिए है जो आप इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और अपने बेल आइकन है जो प्रेस कर लें ताकि जब भी आपकी नई क्लास या नया किसी भी प्रकार का वैकेंसी से रिलेटेड हो या आपका इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्वेश्चन सीरीज से संबंधित वीडियो या आपका किसी भी प्रकार का ट्रिक से संबंधित वीडियो जब भी आपका यूट्यूब पे अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना देरी किए उस सेशन को अटेंड कर सकें। तो इसलिए प्लीज़ साथियों अपने इस चैनल पर है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन सीरीज़ के साथ।
नई उमंग, नई जोश, नई जुनून के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू दोस्तों।